तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में अपने फंगस को खत्म कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बस एक बचा हुआ टॉपिक जो कि है हमारा सिम्बायोटिक। यानी मैंने बताया था आपको लास्ट टर्म पे कि हमें माइकोराइजा और लाइकन के बारे में डिस्कस करना है, जो कि फंगस की एक सिम्बायोटिक फॉर्म है। किसके साथ वो सिम्बायोटिक फॉर्म बनाते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोविस्ता। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। तो चलो जल्दी से आज हम शुरू करते हैं अपना सिम्बायोटिक वाला, और उसको खत्म करने के बाद हम बात करेंगे वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स के बारे में। अब हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक लाइकन के साथ। तो बेसिकली लाइकन टर्म किसने दिया था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। टर्म given by Theophrastus। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअली में है क्या, यानी इसका नेचर क्या है। अगर इसके नेचर की बात करें बेटा, तो नेचर में क्या पता चलता है हमें ये कि ये रिलेशनशिप है। और किसका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई। यानी यहाँ पे फंगस और एल्गी एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर एल्गी की बात करें बेटा तो इसको बोला जाता है फाइकोबायोन्ट, और फंजाई के लिए क्या बोला जाएगा, माइकोबायोन्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा थैलस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर पे हमारी बात हो गई, रिलेशनशिप पे हमारी बात हो गई। दे आर इंडिकेटर्स, किसके इंडिकेटर्स होंगे ये, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। जहां पॉल्यूशन वहां ये नहीं, और जहां ये वहां पॉल्यूशन नहीं। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली है अपने नेचर की। अब हमें बात करनी है कि भाई कैसी जगह पे मिलेगी, क्या हैबिटेट होगा इनका। तो हैबिटेट क्या होगा बेटा इनका, दे फाउंड इन दैट प्लेस वेयर नॉर्मल प्लांट्स विल नॉट ग्रो। ये कहाँ मिलेंगे बेटा, जहां नॉर्मल प्लांट्स ग्रो नहीं होते। ठीक है, जैसे हमारे आसपास जो पेड़ पौधे दिखते हैं ये वहां ग्रो नहीं होंगे, नॉर्मल जो प्लांट होते हैं वहां ग्रो नहीं करते। यानी अगर हम देखें तो कहाँ मिल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, पत्थरों पे मिल जाते हैं। फिर कहाँ मिलेंगे, वॉल्स पे मिलते हैं। कोल्ड आर्कटिक रीजन में मिल जाएंगे, आर्कटिक रीजन जो कि ठंडा है उस एरिया में भी मिल जाएंगे। इवन दे फाउंड ऑन वुडन लॉग्स, वुडन लॉग्स पे भी मिल जाएंगे, एंड डेड लीव्स पे भी मिल जाएंगे। तो यहां हमें बात समझ में आ चुकी है कि वो कहाँ मिलेंगे हमें। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें कि एक तो ये है, दूसरी चीज क्या है, हमने माइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है, इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस होंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे फंगल कंपोनेंट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे एल्गल कंपोनेंट के बारे में। अगर हम फंगल कंपोनेंट के हिसाब से देखें बेटा, तो यहाँ पे कुछ फंगस की क्लासेस आ जाती है हमारे पास। जैसे एक टाइप का लाइकन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोलाइकन, और दूसरा कौन सा होगा, बेसिडियो लाइकन। एस्कोलाइकन और बेसिडियो लाइकन क्या होगा, यानी जहां पे मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज आ जाएंगे, जहां पे मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज आ जाएंगे उनको क्या बोल देंगे, एस्कोलाइकन। और यहां पे भी सेम, जहां मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आ जाएंगे
बेसिडियोमाइसिटीज। जहां मेंबर बेसिडियोमाइसिटीज के आ गए बेटा, वहां पे क्या बनेगी, बेसिडियोलाइकन। अब यहाँ पे हमने बात कर ली थी फंगल कंपोनेंट की, अब यहाँ एल्गल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। एल्गल कंपोनेंट, अगर यहाँ एल्गल कंपोनेंट की बात करें बेटा, तो ज्यादातर किसके मेंबर होंगे, जनरली किसके हो जाएंगे, जनरली क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होंगे, CE AE, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होंगे। बट इन सम BGA, BGA विल बी एल्गल कंपोनेंट। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होगा, एल्गल कंपोनेंट कौन बन जाएगा आपका, BGA। ठीक है, और इसको छोटा करके लिखो, शायद दिखेगी नहीं, क्लोरोफाइसिन। ठीक है, अब अगर बात करें BGA विल बी एल्गल कंपोनेंट होगा, और ये क्या कर देगा, ऑल्सो फिक्सेस नाइट्रोजन। और ये किसको फिक्स कर देगा बेटा, एक तो अपना जो काम कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा, प्लस नाइट्रोजन को भी फिक्स करेगा। ठीक है, नेचर वाले पार्ट में जहां बेटा हमने बात करी है, ठीक है, उसके नेचर में एक चीज और लिख सकते हो बेटा, एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, ये फंगल कंपोनेंट क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन तो करेगा ही करेगा। एक हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, दूसरा हो गया रिप्रोड्यूस भी करेगा, रिप्रोडक्शन, और क्या देगा बेटा, उसको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये क्या क्या करेगा, एल्गी है तो करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, और स्ट्रक्चर भी बनाएगा। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें बेटा, जो कि है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगर हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें बेटा, तो कहां कहां पे यूज होगा, पहले ये देखना है। पहले वाले में यूज्ड एज फॉडर, यानी किसकी तरह यूज होगा बेटा, इसको कर सकते हैं चारे की तरह यूज। ठीक है, यूज्ड एज फॉडर। सेकंड पे आ जाएंगे सेंसिटिव टू SO2। अभी तो बताया है यहाँ पे कि जैसे ये बेस्ट इंडिकेटर्स हैं पोल्यूशन के, यानी जहां SO2 होगा वहां पे ये नहीं मिलेंगे, और जहां ये मिल रहे हैं वहां पे SO2 नहीं होगा। थर्ड पे बात करें, सम मेंबर्स यूज्ड एज लिटमस, जहां पे आप एसिड और बेस देख के बताते हो। ठीक है, रेड कलर आ गया तो एसिड, एक ब्लू कलर आ गया तो बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं कुछ हमारे। तो यहाँ पे फॉडर की तरह यूज हो रहा है, सेंसिटिव टू SO2 है। दूसरा क्या हो गया, सम मेंबर्स यूज्ड एज लिटमस। नेक्स्ट किसके काम में आएंगे बेटा, दे सेक्रीट सम एसिड्स फॉर ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। और बेटा अगर ये पत्थरों को तोड़ रहे हैं तो ये क्या कर रहे होंगे, सॉइल फॉर्मेशन। क्या कर रहे हैं बेटा, ये कर रहे हैं सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, दोबारा से चलो अब एक इसका क्विक रिवीजन करते हैं बेटा। क्या होगा, क्विक रिवीजन का करते हैं। टर्म किसने दिया है, लाइकन का जो टर्म दिया है वो दिया है आपके थियोफ्रेस्टस ने। उसके बाद हमने बात करी इसके नेचर की, नेचर में क्या क्या है, यानी ये क्या है एक्चुअल में, किसका रिलेशनशिप है। तो ये लाइकन किसका रिलेशनशिप होगा, आपके एल्गी का और फंजाई का। अगर यहाँ पे एल्गी आ गई है बेटा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी, और अगर फंजाई आया है तो वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन भी वही करेगा, एब्जॉर्प्शन भी वही करेगा, यानी वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी यही करेगा, रिप्रोडक्शन तो कर ही रहा है, प्लस
पूरे स्ट्रक्चर को भी यही प्रोवाइड कराएगा कि भाई जो थैलस जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वो इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया थैलस स्ट्रक्चर, जैसे एल्गी का स्ट्रक्चर होता है थैलस अनडिफरेंशिएटेड टाइप का, वैसे ही होगा। नेक्स्ट में दे आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, यही सेम वाला पॉइंट है कि SO2 जहां पे होगा वहां पे ये नहीं, और जहां ये वहां पे SO2 नहीं होगा। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की, कहां पे मिलेगा। आर्कटिक रीजन जो कि एक ठंडा रीजन है, वहां से लेके जहां नॉर्मली प्लांट ग्रो नहीं करते बेटा वहां तक ये मिलेगा, जैसे कि वॉल हो गया, रॉक्स हो गया, डेड लीव्स हो गई, वुडन लॉग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे यहां मेंशन कर दू दे फाउंड लिख दिया, they are found in that place where normal plants will not grow। वही स्टेटमेंट जो अभी मैंने समझाई कि वहां ग्रो करेंगे जहां नॉर्मल प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। अब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि क्या इसके फंजाई की जो हमने क्लासेस पढ़ी थी, क्या उसके मेंबर्स यहाँ कहीं इन्वॉल्व हैं, तो बिल्कुल है। अगर एस्कोमाइसिटीज इन्वॉल्व हो गए बेटा तो क्या बनाएंगे, एस्कोलाइकन, और अगर बेसिडियोमाइसिटीज इन्वॉल्व हो गए तो क्या बनाएंगे, बेसिडियोलाइकन। ये तो बात हो गई हमारे फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे। एल्गी की अगर हम बात करें कि भाई एल्गल कंपोनेंट किस चीज का बना होगा या कौन से टाइप की एल्गी का बना होगा, तो जनरली बेटा ये क्लोरोफाइसी के बने होते हैं। बट कुछ केसेस में इसको हम एक्सेप्शन भी समझ सकते हैं कि कुछ केसेस में क्या है बेटा, एज अ एल्गल कंपोनेंट कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, बीजीए इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हो। वो जो एल्गल काम कर रहा था, एल्गल कंपोनेंट काम कर रहा था, वही सेम काम करेगा, यानी इट कैन आल्सो फोटोसिंथेसाइज, बट ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और काम करेगा जो इसका नेचर है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हमारी बात आती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आए तो हमने यहाँ पे कितने तरह की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख ली, 4 तरह की। कौन कौन सी, कि भाई क्या है, ये पत्थरों पे लग जाएंगे, जब ये पत्थरों पे लग जाते हैं तो कुछ एसिड रिलीज करते हैं बेटा, उस एसिड की वजह से क्या होता है कि आपके जो पत्थर है वो टूटना शुरू हो जाता है, यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो जाती है। और बेटा जैसे ही वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है, सो इट डायरेक्टली लीड्स टू सॉइल फॉर्मेशन, यानी यही पत्थरों का टूटना ही तो हम कहते हैं कि भाई मिट्टी बन रही है, यानी सॉइल फॉर्मेशन कराएगा। नेक्स्ट पे अगर हमने बात कर ली है कि SO2 जहां पे होगा वहां ये नहीं, और जहां ये वहां SO2 नहीं। फिर कुछ लाइकन्स के मेंबर हैं बेटा जो क्या होता है, चारे की तरह भी यूज किए जाते हैं, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है फॉडर। ठीक है, नेक्स्ट सेंसिटिव टू SO2 बता दिया है। उसके बाद क्या होगा कि जो हम लिटमस यूज करते हैं ना, लिटमस पेपर, बेटा वो भी कुछ लाइकन्स का ही बना होता है, जहां पे वो ये इंडिकेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं कि भाई कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी बेसिक है और कौन सी न्यूट्रल है। तो हमने इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर ली, यहां हम समाप्त कर चुके हैं हमारा लाइकन। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है माइकोराइजा। अब हम शुरू करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी माइकोराइजा। माइकोराइजा, चलो माइकोराइजा के बारे में अगर बात करें बेटा तो हम इसको क्या बोलते हैं, फंगस रूट। फंगस रूट क्यों बोलते हैं बेटा, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी ये तो समझ में आ गया कि यहां भी फंगस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो फंगस प्लस में क्या होगा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो बेटा यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने इसको फंगस रूट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन है किसका, फंगस का प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट। अब भाई सिम्बायोटिक यहाँ क्या है, वहां तो समझ में आ रहा था, एक खाना बना रहा था, दूसरा उसके कंपोनेंट ला रहा था। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मान लो मेरा जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट है, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट मेरे फंगस को क्या दे देंगे, फंगस को देंगे फूड एंड हैबिटेट, यानी रहने के लिए, अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए जगह दे देंगे और फूड दे देंगे टू फंगस। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा ज्यादा, फंगस ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब फंगस क्या देगा, इट प्रोवाइड्स, क्या क्या दे देगा, इट प्रोवाइड्स फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक, उसके बाद क्या देगा, नाइट्रोजन। ठीक है, और क्या दे देगा, पोटेशियम, यानी मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट्स प्लस वाटर
टू रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, क्या क्या दे देगा भाई, एक तो मिनरल सॉल्ट, पानी एब्जॉर्ब करके दे देगा। ठीक है, और क्या देगा, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, और क्या दे देगा, और क्या प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे, ये प्रोवाइड करा रहा है प्रोटेक्शन, और रेजिस्टेंस वर्ड भी यूज कर सकते हो, रेजिस्टेंस फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, बीमारी से भी बचा रहा है। देख रहे हो कितना वफादार किस्म का है ये, यहाँ इनके साथ क्या है बेटा, ये यहाँ पे प्लांट की रूट्स के साथ रहेंगे। ठीक है, हायर प्लांट की रूट्स के साथ रहेंगे, प्लस इसमें क्या होगा बेटा, ये मिनरल सॉल्ट्स देंगे इनको, जैसे कि मैंने एग्जांपल मेंशन कर दिया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, प्लस वाटर भी देगा। और क्या देगा, यहाँ तक ही सीमित नहीं है भाई, बहुत लॉयल है इनके लिए, इनको बीमार नहीं होने देगा। ठीक है, जहां तक हो सकेगा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं माइकोराइजा के बारे में, तो बेटा माइकोराइजा हमारा कैसा है, माइकोराइजा आपका है, कौन कौन सी माइकोराइजा फंगस है जो माइकोराइजा बनाने में मदद करती हैं, फंगस विच फॉर्म्स माइकोराइजा। माइकोराइजा कौन कौन बनाती है बेटा, एक होती है अमानिटा और दूसरी होती है ग्लोमस। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो ऐसी दो फंगस है बेटा जो माइकोराइजा बना रही है, अमानिटा एंड ग्लोमस। उसके बाद अगर हम बात करें, ये दो टाइप का होता है बेटा। ठीक है, माइकोराइजा, माइकोराइजा दो तरह का है, कौन कौन सा, एक होता है एक्टो माइकोराइजा यानी बाहर की ओर बनेगा, और ये हो गया एंडो माइकोराइजा। अब तो ये नाम से समझ में आ गया होगा, एक्टो और एंडो। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अपने एक्टो माइकोराइजा के बारे में। एक्टो माइकोराइजा में क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, माइसीलियम grows on the surface of roots and forms thick covering which called as pseudo parenchymatous शेथ। क्या बना लेगा बेटा, एक झूठी पेरेन्काइमा की शेथ बना लेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। एक्टोमाइकोराइजा क्या है, रूट्स के केवल ऊपर सरफेस पे इसका माइसीलियम ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होगा, यानी ऊपर ऊपर तक मूव करे, ऊपर ही ऊपर ग्रो कर जाएगा। ऊपर ग्रो करेगा बेटा तो इसकी एक थिक कवरिंग बन जाएगी, और ये थिक कवरिंग को इन्होंने क्या बोला है, पेरेन्काइमेटस शेथ। प्लांट में बेटा एक पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, और वो लिविंग होता है, तो बस ये इसी के जैसा लगने लगता है इसीलिए, बट है तो ये एक्चुअल में फंगस ना, इसीलिए बेटा हमने इसका नाम रखा है स्यूडो पेरेन्काइमेटस शेथ। कहां मिलेगा, एग्जाम्पल में देख लो, यूकेलिप्टस, ओक में मिल जाएगा, और पाइन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। अब आगे देखेंगे किसको, अब हम देखेंगे एंडो माइकोराइजा। अब एंडो माइकोराइजा क्या होगा, एक मिनट, हाइफा goes to the cortex region, यहां पे लिख दे रही हूं मैं, इंटरसेल्यूलर मेंशन कर देती हूँ, इंटरसेल्यूलर यानी नीचे तक कॉर्टेक्स वाले रीजन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इंटरसेल्यूलर हो जाएगा। उसके बाद क्या बात करेंगे बेटा, यहां तक तो ये पहुंच गया है, यानी वो सरफेस के ऊपर बन रहा था और अब ये सरफेस से अंदर की ओर जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन तक जाएगा। अब हम बात करेंगे कि भाई ये क्या करेगा, हाइफा
forms branched structure in the cells and in the cells hypha form branch structure in the cells called एर्बस्क्यूले। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, एर्बस्क्यूले। अगर वो ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके हाइफे मिलके तो उसको एर्बस्क्यूलर बोलेंगे, एर्बस्क्यूले। एंड अगर स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड है, अगर स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड है तो उसको क्या बोला जाएगा, वेसिकल्स। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं बेटा, इसीलिए हम इसको बुलाने लगेंगे वैम। क्या बुलाएंगे, वैम। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, वेसिकुलर एर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। एर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। ठीक है, और क्या करेगा बेटा, इट डायरेक्टली provides mineral salt एंड मिनरल सॉल्ट दे देगा डायरेक्टली, और क्या दे देगा, वाटर टू द सेल्स। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें इसके तो क्या हो जाएगा, लड़कियों को बहुत पसंद आने वाले फ्लावर, ऑर्किड्स। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। क्या बात की है हमने माइकोराइजा को लेके, माइकोराइजा को लेकर हमने ये बात की है कि भाई एक्चुअल में माइकोराइजा क्या है। जैसे लाइकन में वो भी एक सिम्बायोटिक फॉर्म था, पर वहां पे एल्गी और फंगस थे, यहाँ पे कौन आ जाएगा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ आपका आके फंगस जुड़ जाएगा। तो ये बन गया माइकोराइजा। माइकोराइजा ऐसा क्या है बेटा जो आपस में एक दूसरे के सिम्बायोटिक फॉर्म में आए, यानी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए। तो माइकोराइजा क्या करता है बेटा, बेसिकली वो कुछ मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, फास्फोरस हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सबको एब्जॉर्ब करेगा, प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और तीसरी चीज क्या करेगा बेटा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा प्लांट को, ताकि वो जल्दी से बीमार ना पड़े। ठीक है, जबकि रूट्स क्या करेंगी बेटा, रूट्स उसको रहने के लिए जगह दे देंगी और उसको खाना देंगी, यानी हैबिटेट एंड फूड देंगी। इतनी चीज हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे बेटा फंगस विच फॉर्म्स माइकोराइजा। ऐसी कौन सी फंगस है जो माइकोराइजा बनाने में इंटरेस्टेड होती है, तो ऐसी है बेटा अमानिटा, और दूसरी कौन सी होगी, ग्लोमस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या माइकोराइजा के भी फर्दर कोई टाइप है, बिल्कुल। माइकोराइजा बेटा दो तरह का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। अगर वो एक्टोमाइकोराइजा है तो बेटा क्या करेगा, रूट्स की सरफेस पे ही क्या बना लेगा, एक थिक सी लेयर बना लेगा। कौन बना लेगा, माइसीलियम। इसका माइसीलियम क्या करेगा, रूट्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर ही थिक कवरिंग बना लेगा। ठीक है, प्लांट में एक टिश्यू मिलता है बेटा, जिस टिश्यू को मैं बोलती हूँ पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या होता है, इसकी लिविंग सेल्स होती है बेटा, वैसे ही कुछ ही अपीयर होने लगता है, तो इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया है, हमने इसका नाम रखा, क्योंकि इसने बहुत थिक कवरिंग बना ली है, तो हमने इसका नाम रख दिया स्यूडो पैरेन्काइमेटस, शेथ बना ली इसने। अब हम आगे बात करें, ये कहाँ पे मिलता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, इसका एग्जाम्पल होगा यूकलिप्टस, ओक हो जाएगा, पाइन हो जाएगा। हमें बस इतने एग्जांपल्स याद करने, इससे ज्यादा नहीं करने। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो दूसरा वाला होगा एंडोमाइकोराइजा, यानी ये सरफेस पे नहीं बनेगा। अब इसके हाइफे कहाँ चले जाएंगे बेटा, कॉर्टेक्स वाले रीजन में, यानी सेल्स के बीच में घुसने लगेंगे। और अगर ये सेल्स के बीच में घुस गए तो डायरेक्टली ये क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वाटर भेज देंगे, डायरेक्टली ये मिनरल सॉल्ट्स की सप्लाई वहां पे कर देंगे। जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे एक्चुअली में मुझे मेंशन करना था, बट मैं वहां मेंशन करना भूल गई, तो मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, अब क्या है बेटा, इसके हाइफे क्या होते हैं, अगर उन्होंने ब्रांच स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, अगर उन्होंने ब्रांच स्ट्रक्चर बनाया तो आप उसको क्या बोलोगे, एर्बस्क्यूले। बट अगर वो स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड है तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा, वेसिकल। इसीलिए हम इसको वैम बुलाते हैं, एक ऐसा माइकोराइजा जहां ब्रांच और अनब्रांच स्ट्रक्चर है, तो हमने क्या बोला है, वेसिकुलर एर्बस्क्यूलर माइकोराइजा।
वैम इसको हम इन शॉर्ट बुलाते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, लड़कियों को इसके फूल पसंद होते हैं, पता नहीं क्यों पसंद होते हैं, मुझे तो नहीं पता, ठीक है, पर पसंद होते हैं, सुना है मैंने, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होगा बेटा ऑर्किड्स, जो फ्लावर होते हैं वो ऑर्किड्स। तो यहाँ पे मैं अपना फिनिश कर चुकी हूँ माइकोराइजा। अब हम बढ़ेंगे उनकी तरफ जिनको क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दी गई, ठीक है। जगह किसको नहीं दी गई, वायरस को, ठीक है। और वायरॉइड्स, प्रियॉन्स के बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वायरस। अब हम बढ़ेंगे अपने वायरस के पास, क्योंकि बड़ी ही नाइंसाफी कर दी विटेकर ने इसके साथ, बेचारे के साथ कोई जगह ही नहीं दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। चलो पहले उन भाई सब का शुक्रिया करते हैं चल के जिन्होंने चलो इसका नामकरण किया। नामकरण करने वाले थे बेटा लुइस पास्चर, ध्यान से लिखो वरना भाई साहब गुस्सा ना हो जाए। लुइस पास्चर, ये तो थे इनके टर्म देने वाले। दूसरी बात, दे वर नॉट प्लेस्ड, और वर नहीं, इसके लिए तो इवन दे आर यूज करें क्योंकि अभी भी नहीं है। दे आर नॉट प्लेस्ड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो फेंक दिया उठाकर, बोले हम जगह ही नहीं देंगे तुम्हें, जाओ यहाँ से। तो भाई वायरस को जो फेंका गया है वो अलग फेंका गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये नहीं है। दूसरी बात, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है बेटा, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में है बेटा। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। कैसे हैं, क्या ये सेलुलर है, नहीं बेटा। ये कैसे हैं, ए सेलुलर बुला सकते हो या फिर बुला सकते हो नॉन सेल्यूलर, यानी इनके पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात क्या होगा, दे हैव आइदर डीएनए, दे हैव आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। या तो इनके पास डीएनए होगा या आरएनए होगा, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। नॉट इवन अ सिंगल वायरस, नॉट इवन अ सिंगल वायरस हैविंग बोथ, यानी किसी भी वायरस के पास बेटा डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होंगे। या तो किसी वायरस के पास डीएनए होगा या फिर किसी वायरस के पास आरएनए होगा। दूसरी बात, दे कैन कॉज इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। दूसरी बात, एंड दे आर केपेबल ऑफ डूइंग म्यूटेशन। भाई साहब म्यूटेट भी कर सकते हैं, ये देख लो, म्यूटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये म्यूटेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करेंगे मीनिंग ऑफ वायरस। चलो मीनिंग ऑफ वायरस समझ लो। मीनिंग ऑफ वायरस क्या होगा बेटा, पॉइजनस, एक मिनट स्पेलिंग का लोचा होता है मेरे साथ, पॉइजनस फ्लूइड या इसको कह लो वेनम। पॉइजनस फ्लूइड या वेनम होगा बेटा। दे कांट ग्रो आउटसाइड, अगर बॉडी के बाहर पड़े हैं तो ये ग्रो नहीं करेंगे। एंड हैव क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, बाहर है तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में या क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म कर दे रही, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, बाहर है तो बेटा क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में पड़े रहेंगे। नेक्स्ट में अगर हम बात करें बेटा, और अगर आगे आते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, दे डोंट हैव, क्या नहीं है बेटा इनके पास, इनके पास नहीं है तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। इनके पास क्या नहीं होगा बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा। अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगी बेटा, जगह नहीं बचेगी मेरे पास। प्रोटीन,
हाँ गलत कर दी बेटा। इनके पास प्रोटीनिशियस कवरिंग होती है या लेयर बोल लो, प्रोटीनिशियस कवरिंग या लेयर बोल लो, जिसको हमने क्या बोल दिया, कैप्सिड। और बेटा ये कैप्सिड कैसे बनी होगी, कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ सब यूनिट्स ऑफ कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर की बेटा स्मॉल सब यूनिट इसमें लगी होती है, तभी ये जाके स्ट्रक्चर बनता है कैप्सिड। अब आगे अगर हम बात करें, आगे क्या होगा बेटा, इन्फेक्शन लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है, दे कैन, नहीं लिखा हुआ है, दे कैन कॉज इन्फेक्शन, पॉइंट रिपीट हो जाता है अभी, ठीक है, इतने पॉइंट्स हम लिखेंगे। दूसरी बात क्या है, दे हैव एंजाइम्स, इनके पास एंजाइम्स भी है, ठीक है, they can replicate in the host body। बेटा ये रेप्लिकेशन कहाँ परफॉर्म करेंगे अपनी, ये परफॉर्म करेंगे अपनी जो रेप्लिकेशन है वो परफॉर्म करेंगे अपनी होस्ट बॉडी में। इनके पास कोई प्रॉपर सेल नहीं है, इसीलिए हमने इनको लिख दिया ए सेल्यूलर। क्या क्या बात करी है हमने वायरस के बारे में, वायरस के बारे में हमने बात करी है कि इनका नामकरण करने वाले कौन थे, इनका नामकरण करने वाले थे लुईस पाश्चर। उसके बाद हमने क्या बात करी कि चलो नामकरण हो गया, पर विटेकर ने इनको फेंक दिया। विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दी कि मैं नहीं जगह दूंगा, बाकी जहां भी जाना है जाओ। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस्ड नहीं थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब विटेकर ने इनको फेंका बेटा, तो क्यों फेंका, कुछ तो रीजन रहा होगा। पहला रीजन हमने कहा कि भाई ये ए सेल्यूलर थे, कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही नहीं था, ये ए सेल्यूलर थे। उसके बाद हमने बात करी कि भाई इन्फेक्शन कॉज करते थे। उसके बाद क्या था, इनके पास पॉइजनस फ्लूइड होता था, यानी वेनम बोल सकते थे बेटा, खतरनाक होते थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत खतरनाक थे क्योंकि पॉइजनस फ्लूइड लेकर घूम रहे थे, या वेनम बोल सकते हो। तो पहले पॉइंट की हमने बात कर ली, 5 किंगडम लुईस पाश्चर ने दिया था टर्म, किंगडम में कोई जगह नहीं मिली। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जब ये बॉडी के बाहर पड़े रहेंगे तब ये नॉन लिविंग शो करेंगे अपनी एक्टिविटीज, बट जैसे ही अपनी होस्ट सेल में आएंगे यानी किसी की बॉडी में आएंगे, ये कैसे दिखने लगेंगे बेटा, लिविंग, यानी ये अपने आप को क्या कर लेंगे, रेप्लिकेट। इवन क्या करेंगे, ये होस्ट सेल से ही अपने जेरोक्स बनवाने लगेंगे, ठीक है, ये होस्ट की बॉडी में ही क्या बनवाने लगेंगे, अपने जेरोक्स, कि भाई मुझे रेप्लिकेट कराना शुरू करो। नेक्स्ट पे ए सेल्यूलर, सेल्यूलर मैंने बता दिया कि ये ए सेल्यूलर होंगे और नॉन सेल्यूलर होंगे, यानी इनके पास कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें, दे हैव आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों किसी भी वायरस में नहीं मिलेंगे, यानी डीएनए और आरएनए साथ में किसी भी वायरस में नहीं होंगे। उसके बाद दे कैन कॉज इन्फेक्शन, सही बात है, बीमारी तो करेंगे ही करेंगे, पर अपने आप को म्यूटेट भी कर सकते हैं। तो म्यूटेशन वाला पॉइंट मैंने यही ऐड कर दिया। फिर मीनिंग ऑफ वायरस बता चुकी हूं, पॉइजनस फ्लूइड कैरी करने वाले, या फिर हम उनको वेनम बुला सकते हैं। दे डोंट हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, बॉडी के बाहर पड़े हैं तो नॉन लिविंग है, यानी अपने आप को ग्रो भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे प्रोटीनिशियस कवरिंग है इनके पास, कवरिंग बोल लो, लेयर बोल लो, जिसको आपने क्या बोला है, कैप्सिड। अब ये कैप्सिड क्या है बेटा, ये कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से बना हुआ है, और उन सब यूनिट का नाम क्या है बेटा, कैप्सोमेयर। आगे हम बात करेंगे, दे हैव एंजाइम्स, दे हैव एंजाइम्स, अगर बॉडी के अंदर आएंगे तो अपनी सारी रिएक्शन एंजाइम्स के थ्रू ही करवाएंगे। एंड दे कैन रेप्लिकेट इन द होस्ट बॉडी, अगर रेप्लिकेशन करेंगे तो कहां करेंगे, जहां लिविंग कैरेक्टर शो करेंगे, और ये लिविंग कैरेक्टर कहां शो करते हैं बेटा, अपनी होस्ट बॉडी में। इतना समझ में आया, ये थे हमारे वायरस के बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना तो हमें याद रखना है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे वायरस, किस किसने इस पे डिस्कवरी की है, और कौन कौन से टाइप के वायरस हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, तो नेक्स्ट हम उनके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिनको वायरस बहुत इज्जत देता है बेटा, क्योंकि उन्होंने इसकी तरफ, वायरस की तरफ बहुत ध्यान दिया था, ठीक है। चलो पहले वाले की बात करें हम, टर्म वायरस किसने दिया था, ये अभी हम ऑलरेडी बेटा बात कर चुके हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक में। टर्म वायरस देने वाले थे लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने ये टर्म दिया था। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, सेकंड हमारे जो साइंटिस्ट हैं बेटा,
उनका नाम क्या है, आपके मित्र हैं, यानी वायरस को लगा कि ये उनके मित्र हैं, डिमित्री इवानोस्की। ठीक है, डिस्कवरी कौन से उसमें की थी बेटा, ये एक रशियन वर्कर थे, पहले तो ये देख लेंगे, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम यहाँ पे कर रहे हैं, करना है तो करिए वरना कोई बात नहीं। इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो की थी 1892 में। ठीक है, क्या बोला था बेटा इन्होंने डिस्कवरी कर दी साइंटिस्ट की। ठीक है, सॉरी माय बैड, डिस्कवरी कर दी है इन्होंने टीएमवी की, यानी टोबैको मोज़ैक वायरस। तो इन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस की डिस्कवरी कर दी। फिर इन्होंने क्या प्रूफ कर दिया भाई कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, कि वायरसेस क्या है बेटा, आपके बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। क्यों बैक्टीरिया से छोटे हैं, क्योंकि बेटा इन्होंने ऐसी बात नहीं बोल दी, इन्होंने प्रूफ भी किया, बिकॉज they can pass from बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि बेटा ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर गए थे। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर ऐसे ही नहीं उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कब बोला, जब ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर गए थे। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, सॉरी नेक्स्ट जो हमारे थे वो थे एमडब्ल्यू बीजरनेक। एमडब्ल्यू बीजरनेक ने क्या बोला, एमडब्ल्यू बीजरनेक ने बोला भाई कि एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये कंटामिनेटेड है कि नहीं है। फिर इन्होंने देखा भाई कंटामिनेटेड तो है, तो हम इन्होंने क्या बोला बेटा, एक मिनट, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या बोला कि बेटा ये कैसा फ्लूइड कैरी करते हैं, इन्फेक्शियस, कैसा फ्लूइड कैरी करेंगे, इन्फेक्शियस पॉइजनस फ्लूइड है इनके पास। और ये उन्होंने कैसे करके देखा, एक बीमार टोबैको के पौधे से उन्होंने क्या किया कि उसको एक्सट्रैक्ट किया, और जो भी ये फ्लूइड था इसको एक्सट्रैक्ट किया और किसमें डाल दिया, एक हेल्दी टोबैको प्लांट में डाल दिया। फिर देखा कुछ टाइम बाद वो भी बीमार हो गया, तभी इन्होंने क्या बोला बेटा, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या बोला है, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हाँ इनका ईयर हम मेंशन कर लेते हैं बेटा, इनका जो ईयर रहा था वो था 1898। फिर हमारे पास एक आए WM, इनका नाम बहुत इजी है याद करना, मैंने बताया कैसे याद किया था, WM। ठीक है, WM स्टैनले की जो डिस्कवरी थी वो बेटा कब थी, 1935 में डिस्कवरी इन्होंने की थी। इन्होंने क्या बोला, वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। इन्होंने क्या बोला कि भाई जो वायरस हैं वो अपने आप को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, यानी क्रिस्टलाइज्ड वायरस हैं। और इन्होंने भी किसकी तरफ इशारा कर दिया, टीएमवी की तरफ। ठीक है, वायरसेस कैसे हैं, क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, और उन्होंने ये किसमें देखा था, ये इन्होंने देखा टीएमवी में। तो ये हमने अपने साइंटिस्ट की बात कर ली है। पहला वायरस को इंपॉर्टेंस देने वाले साइंटिस्ट है ये हमारे। वायरस का नाम क्या, वायरस नाम किसने रखा, नामकरण किसने किया, नामकरण किया है बेटा लुईस पाश्चर ने। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी है, तो उसके बाद क्या होगा, दिमित्री इवानोस्की, ये थे मित्र वायरस के। ठीक है, तो ये क्या है, इनका ईयर कौन सा होगा बेटा, 1892, रशियन वर्कर थे, याद करना है तो करिए वरना कोई बात नहीं, ना यहाँ फोर्स नहीं है याद करने के लिए। नेक्स्ट पे इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने बता दिया कि वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है, और केवल बोला ही नहीं साबित भी किया।
क्यों? क्योंकि बेटा जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उसमें से क्या हुआ, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी ये पास हो गया, तो इन्होंने बोल दिया कि इसका साइज बैक्टीरिया से भी छोटा है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बात करी थी इस बारे में, डिस्कवरी ऑफ टीएमवी वायरस करने वाले बेटा यही थे, जो टीएमवी वायरस की डिस्कवरी करी है वो इन्होंने ही की है। नेक्स्ट पे आ गए बेटा एमडब्ल्यू बीजरनिक, उनका ईयर क्या रहा होगा काम का 1898। उन्होंने क्या किया, एक बीमार टोबैको प्लांट से कुछ एक्सट्रैक्शन किया किसी फ्लूइड का और उसको अच्छे वाले यानी हेल्दी वाले टोबैको में डाल दिया, टोबैको वाले प्लांट में डाल दिया। अब क्या हुआ कि वो भी बीमार हो गया, यानी इन्होंने क्या कह दिया कि इसी फ्लूइड में खराबी है, पॉइजनस फ्लूइड है, इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, वर्ड कह लो जो मन कहना है कहो, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, बस याद रखना है आपको, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम क्या था, इन्फेक्शियस पॉइजनस फ्लूइड इसका मतलब था। नेक्स्ट पे आएंगे डब्ल्यूएम स्टैनले, इनका वर्किंग ईयर था 1935। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, तभी इन्होंने बताया कि वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज। और किसको क्रिस्टलाइज किया था बेटा इन्होंने किया था टीएमवी को। समझ आ गया इतना, ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। डब्ल्यूएम ने क्रिस्टलाइज किया है। दूसरी चीज है कि इनकी जो वर्किंग होगी बेटा वो क्रिस्टलाइज करने में काम आएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई इतने साइंटिस्ट की तो बात हो गई है, आगे कौन सा कैसे बीमार करता है, या फिर किसको कौन सा वायरस है जो प्लांट को बीमार करेगा, कौन सा वायरस है जो एनिमल को बीमार करेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज हम और देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम टीएमवी को इतना डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि टीएमवी दिखता कैसा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रफ स्केच बना रही हूँ, कोशिश तो करूंगी अच्छा बने, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बेटा एनसीईआरटी में कुछ ऐसा सही डायग्राम दिया हुआ है, इतना परफेक्ट तो नहीं बनाया मैंने, बट ऐसा ही दिया हुआ है। तो थोड़ा सा जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी को खोल के इसका डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। ये जो बेटा आपको ये गुच्छे जैसा दाने दिख रहे हैं ना, जो ये बोल सकते हैं अंगूर के दाने जैसे, ये अंगूर के दाने जैसे बेटा कुछ नहीं है, इसका कैप्सिड है, जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट ये जो दिख रहा है ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है बेटा, ये कुछ और नहीं, ये इसका आरएनए है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेंगे। हम यहाँ पे बात कर चुके हैं अपने टीएमवी वायरस की, कौन से साइंटिस्ट ने कैसे क्या किया था उसकी बात कर ली, उनके ईयर की बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे कि वायरस कौन कौन सी बीमारी किस किस में कॉज करते हैं। अब हम अगर डीएनए के बेसिस पे, डीएनए या आरएनए की प्रेजेंस पे बात करें बेटा, तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे शुरू करना है। इधर देखो, अगर हम बात करेंगे पहला प्लांट वायरस की, ठीक है, क्योंकि प्लांट में भी वायरस हो सकता है बेटा। प्लांट में जो वायरस होगा बेटा, जो बीमारियां कॉज करेगा वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अब बीमारियां कौन सी होंगी वो देख लेंगे बेटा। एक तो होती है, एक मिनट, डॉर्फ, ठीक है, डॉर्फ एंड स्टंटेड ग्रोथ होगी, ठीक है, डॉर्फ एंड स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा बेटा, वेन क्लियरिंग भी हो सकती है, ठीक है, वेन साफ हो जाएंगी, मतलब इसमें वेन क्लियरिंग भी हो सकती है। उसके बाद क्या होगा, रोलिंग, रोलिंग, कर्लिंग एंड येलोइंग ऑफ लीफ, ठीक है। मोज़ैक फॉर्मेशन भी हो सकता है, मोज़ैक फॉर्मेशन। हमारी एनसीईआरटी बस बेटा इतना ही बताती है कि भैया प्लांट में इसी तरह की बीमारियां कॉज होंगी, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, प्लांट वायरस में एक तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है, और क्या क्या बीमारी कॉज करेगा, स्टंटेड ग्रोथ कर देगा, उनको डॉर्फ कर देगा, और क्या करेगा, वेन क्लियरिंग हो सकती है, ठीक है। हाँ, स्लैश मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, जहां पे मैंने कॉमा लगाया है कि ऐसा लगेगा कि सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो रोलिंग, हाँ यहाँ पे लगा सकते हैं, रोलिंग, कर्लिंग एंड येलोइंग ऑफ लीफ। उसके बाद मोज़ैक फॉर्मेशन भी हो सकता है। हमारी एनसीईआरटी इतना ही बताती है, तो हमें इतना ही याद रखना है, ठीक है। दूसरे वाले पे आते हैं, चलिए पहले बैक्टीरियोफाज की बात कर लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफाज, क्योंकि हमें बस इसमें इतना बताना है कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफाज में कैसा होता है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, इसमें कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। किसको इन्फेक्ट करेगा, इट
इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, ठीक है, बस इतना ही लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। इट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, मतलब देख लो बैक्टीरिया लोगों को बीमार करता है और ये बैक्टीरिया को बीमार कर रहा है। अब आ जाओ थर्ड वाले पे, क्योंकि इसमें थोड़े ज्यादा नाम दिए हैं हमारी बीमारियों के। अब आ जाओ एनिमल वायरस, ठीक है। अब एनिमल वायरस में बेटा तीनों में से कोई भी मिल सकता है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, दूसरा डबल स्टैंडर्ड, हाँ सही लिखा ना, डी, हाँ ठीक है, डबल स्टैंडर्ड लिख देते हैं, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने के लिए मिल सकता है, या और डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने के लिए भी मिल सकता है। पर तीनों किसी में नहीं होंगे, एक के बारे में बात करेंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने लिखवा दिया था कि डीएनए और आरएनए किसी में एक साथ नहीं मिलेंगे, तो तीनों अलग अलग है बेटा, मेंशन कर दे रही हूं मैं। और ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, और मैंने मेंशन कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब जो डबल स्टैंडर्ड जो बीमारी कर रहा है, पहले इसकी देख लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड बताओ, नाम सही है। डबल स्टैंडर्ड जो बीमारी कर रहा है बेटा, कौन कौन सी है? पहली कौन सी हो गई आपकी? हर्पीज हो गई है। फिर कौन सी हो गई है? स्मॉल पॉक्स हो गई है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? चिकन पॉक्स, ठीक है। इससे इतनी बीमारियां हो रही हैं तुम्हारी, ठीक है। फिर आ जाओ इसकी बीमारी के बारे में, मतलब ये जो बीमारी कॉज करता है, ये इसको कौन ही बीमार कर पाएगा। इसकी बीमारी के बारे में फिर बोल दिया, इसकी बीमारी मतलब ये जिसको बीमार करता है, ठीक है। ये जो बीमारी लाएगा वो कौन सी होगी बेटा? यहाँ कॉमा करके या स्लैश करके लिखूंगी भाई। मम्स, मीजल्स, रेबीज। उसके बाद ये देखो कोरोना तो हमारा मोस्ट फेवरेट रहेगा, क्योंकि बहुत सुन चुके हैं भैया, ठीक है। फेवरेट नहीं है, बहुत बुरा है, ठीक है। मम्स, मीजल्स, रेबीज, कोरोना। फिर जिस बीमारी से डर लगता है, एड्स, ठीक है, मार कर ही साथ ले जाती है, एड्स। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा हो गई, मम्स, मीजल्स, रेबीज, कोरोना, एड्स एंड इन्फ्लुएंजा। इतनी बीमारियां हमारा कौन करता है बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कर रहा है, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड का ऐसा हमारे में भी कुछ दिया नहीं है एनसीईआरटी में, तो वो रहने देते हैं। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए कर रहा है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कौन सी बीमारी कर रहा है? हर्पीज कर रहा है, स्मॉल पॉक्स कर रहा है, चिकन पॉक्स कर रहा है। तो हमने क्या क्या देखा बेटा? हमने देखा कि 3 तरीके से वायरस है जो अलग अलग चीजों में बीमारियां कर रहा है। प्लांट वायरस यानी प्लांट को बीमार करेगा, वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। कौन कौन सी बीमारी कर देगा बेटा? मोज़ैक फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। उसके बाद येलोइंग, रोलिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीफ भी कॉज कर सकता है। या फिर क्या करेगा बेटा? ड्वार्फ एंड स्टंटेड ग्रोथ कर देगा। और या फिर क्या करेगा बेटा? कुछ भूल गई बताना। हाँ, मोज़ैक फॉर्मेशन, वेन क्लियरिंग, ठीक है, वेन क्लियरिंग भी कर सकता है। अब हमने बात कर ली बैक्टीरियोफाज पे, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ ये समझ जाना कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया हमें बीमार कर रहा है और ये बैक्टीरिया को बीमार कर रहा है, बस ऐसे समझो, ठीक है। इसके पास क्या होगा बेटा? इसके पास होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड नाम में ही आ रहा है, हिपोक्रेट, ठीक है। हिपोक्रेट वो साइंटिस्ट की बात नहीं है, मतलब समझ जाओ, हिंदी में नहीं बोल सकती, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल वायरस। एनिमल वायरस 3 तरह का होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर आपका होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। या फिर इतनी बार रिपीट किया तो समझ जाना, एक ही मिलेगा, सारे नहीं मिल जाएंगे कि तुम बोल दो एक ही वायरस में तीनों मिल रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। चलो बीमारी यहाँ पे देख ले, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कॉज कर रहा है, कौन कौन सी? मम्स होगी, मीजल्स हो सकती है, रेबीज हो सकती है, कोरोना तो पढ़ा ही है ना और झेला भी है, तो कोरोना। और क्या हो सकता है? एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, एक और लिख लो बेटा, जिसकी ड्रॉप लोग घर घर आके पिलाते हैं, पोलियो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कॉज कर रहा है वो है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और हर्पीज। तो क्या इसके बारे में नहीं है? जब एनसीईआरटी नहीं दे रही है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस अभी इतना देखेंगे। अब हम बात करेंगे वायरसेस से भी छोटे प्राणियों की, यानी वायरॉइड्स की और प्रियॉन्स की। तो बस अब ये 2 रह गए हैं, ठीक है। प्रियॉन्स बोलो, प्रायॉन्स बोलो, जो समझ में आए, हमें तो पढ़ने से मतलब है, ठीक है। तो अब हम आगे उनकी बात करेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे, ठीक है। तो थोड़ा सा संयम रखेंगे, ठीक है। बस होने ही वाला है हमारा चैप्टर ये। चलो हेडिंग मेंशन कर लेते हैं, वायरॉन, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, ठीक है। अब हल्ला नहीं मचाना है कि ये
वायरॉन तो दिया ही नहीं हुआ है बेटा। किसी भी तरह के PYQ में ना फंसो, किसी भी तरह के षड्यंत्र में ना फंसो, मतलब पेपर से रिलेटेड षड्यंत्र, ठीक है, उसमें ना फंसो, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। वायरॉन में क्या है बेटा, दोनों चीजें मिलेंगी, न्यूक्लिक एसिड भी मिलेगा, प्लस न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ और क्या मिलेगा, हमारा प्रोटीन कोट, दोनों मिलेगा बेटा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड भी मिलेगा, प्रोटीन कोट भी मिलेगा। फिर क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल ऑफ वायरस कैन कॉज इन्फेक्शन, छोटे से छोटा पार्टिकल भी वायरस का बेटा आपको बीमार कर सकता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचेंगे अरे छोटा सा ही तो पार्टिकल है, क्या डरने वाली बात है, इसी से तो डरना है, क्योंकि इसका एक एक कतरा बोल दे, एक एक कतरा जो होता है, यानी एक एक जो छोटा से छोटा पार्टिकल होगा तुम्हें बीमारी कॉज कर सकता है। और इसके पास दोनों होगा, क्या दोनों होगा, न्यूक्लिक एसिड भी होगा और प्रोटीन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं वायरॉइड के साथ। वायरॉइड्स में क्या होगा बेटा, इसके पास क्या नहीं होगा, इसके पास नहीं होगा तो प्रोटीन कोट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसके पास क्या है, तो इसके पास क्या मिलेगा बेटा, इसके पास मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA मिलेगा, वो भी कैसा, लोअर, या लो लिख दो, लोअर क्या लिखने की जरूरत है, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, कैसा मिलेगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा। बीमारी कौन सी कॉज करेगा, बीमारी जो कॉज कर रहा है वो है PSTD, फुल फॉर्म लिख देती हूँ, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, समझ गए, देखो कितना सुंदर लिखा है मैंने, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करेगा, खत्म कर लिया वायरॉइड्स, बचा लास्ट वाला प्रायंस। बेटा इसमें जो प्रोटीन कोट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रोटीन कोट प्रेजेंट है, ओ सॉरी, गलत कर दिया, प्रोटीन कोट यहाँ पे क्या था, प्रोटीन कोट यहाँ पे एब्सेंट था बेटा, और यहाँ पे क्या एब्सेंट था, आखिरी पढ़ा था, कौन से में गलती कर जाती है अभी, ठीक है। इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या होगा बेटा, एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो हमारा होगा वो एब्सेंट होगा। सेकंड इसमें क्या बात करनी है, हाँ एक चीज यहाँ पे और एड ऑन कर लो बेटा, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से छोटे थे बेटा, ठीक है, ये ओ सॉरी, दे आर स्मॉलर देन वायरस, क्लास पढ़ा तो मैं लग रहा है कुछ गड़बड़ी करूंगी, ठीक है, दे आर स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। इनका क्या था बेटा, इनमें थी एबनॉर्मल फोल्डिंग्स, एबनॉर्मल फोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फोल्डिंग कैसी थी बेटा, एबनॉर्मल थी, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाओ, देयर साइज इज सिमिलर एज वायरस, इनका जो बेटा साइज था वो कैसा था, सिमिलर था वायरस की तरह ही, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें, अब इसमें डिजीज कौन सी होगी बेटा, ठीक है, डिजीज की बात अगर करें तो इसको पहले तो हम बोलेंगे मैड काउ डिजीज, तो ये इसका लेमन लैंग्वेज है, ठीक है, मैड काउ डिजीज, ये होगा हमारा मैड काउ डिजीज। बेटा ये तो मैंने नॉर्मल बताया, इसका जो मेन नाम होगा वो कौन सा होगा बेटा, बोवाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, किसमें होता है ये, मैड काउ डिजीज, यानी कैटल में होगी ये, ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ये तो किसमें हो जाएगी, ये हो गया आपके एनिमल में बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूं मैं एनिमल, यानी कैटल में बेसिकली, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर ये ह्यूमन में आ गई तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करेगी, CR जैकब डिजीज, ठीक है, CR जैकब डिजीज ये कॉज करेगी बेटा इसमें ह्यूमन में, ठीक है। एक बार फटाफट से ओवरव्यू करते हैं और समाप्त करते हैं अपने इस पूरे चैप्टर को, बड़े लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई, वायरॉन, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ठीक है।
वायरोन की बात करें, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन लेके घूमेगा। उसके बाद क्या है, ये छोटे से छोटा कण है हमारा, किसका, आपके वायरस का, ठीक है। और ये बीमारी करने के लिए बेटा बहुत है, काफी है हमारे लिए। अब बात करेंगे वायरॉइड्स का। वायरॉइड्स क्या है बेटा, प्रोटीन कोट इसके पास जो होगा वो एब्सेंट होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लेकर घूम रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इसका लो होगा। उसके बाद हमने कहा वायरसेस से छोटा होगा। नेक्स्ट कौन सी बीमारी करेगा, पीएसटीडी करेगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। यहाँ हमने ये दो खत्म कर लिए हैं। और लास्ट वाला क्या होगा, प्रायोन्स। इसमें क्या एब्सेंट होगा बेटा, इसमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होंगे, प्रोटीन की एबनॉर्मल फोल्डिंग्स होंगी, सॉरी प्रोटीन की एबनॉर्मल फोल्डिंग्स होंगी। नेक्स्ट पे क्या बात करेंगे कि भाई इसका जो साइज होगा ना वो क्या होगा, वायरस जैसा सिमिलर होगा बेटा, ठीक है। ये नहीं कि ये हमने वायरॉइड्स के बाद लिखा है तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये वायरस के जैसा ही इसका साइज सिमिलर रहेगा। नेक्स्ट में अगर ये किसी एनिमल में यानी कैटल में चला गया तो क्या होगा, मैड काउ डिजीज हो जाएगी, जिसका साइंटिफिक नेम अगर हम देखें तो क्या है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज होंगे बेटा इससे। कैटल में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होगा, मैड काउ डिजीज। और अगर ये ह्यूमन में आ गया तो क्या होगा, सियार जैकॉब डिजीज। अभी समाप्त नहीं हुआ है, बस एक कहना मत, धोखा दिया है मैम ने, ठीक है। एक हमें डायग्राम बना के देखना है क्योंकि मैं वहां बताना भूल गई थी, ठीक है। वो कौन सा है बेटा, मेरा बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है जो मैं अभी बनाकर दिखाऊंगी। चलो अब लास्ट करते हैं हम हमारा, अब ये पक्का लास्ट है, ठीक है। तो ये हमारा बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है, कोशिश करूंगी बने मेरा सुंदर, जो कि बनता नहीं है कभी, ठीक है। तो ये रहा मेरा हेड, साथ के साथ लेबल करते जाएंगे, ये रहा हेड, ठीक है। उसके बाद तो कोट पैंट पहन के आता, शर्ट पैंट पहन के आता है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ मेंशन क्या करना है मुझे, देखिए कॉलर है इसका, ठीक है। अब देखो ये हम इसका क्या बना रहे हैं बेटा, ये हम बना रहे हैं इसका शेथ। थोड़ी स्पीड बढ़ाऊं अपनी, इतना ही बनाते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब हम ये बनाते हैं इसका शेथ, ठीक है। हो गई लाइन टेढ़ी, मैं सोच रही थी हो ना जाए कहीं। तो बेटा ये इसके क्या है, ये है इसके टेल फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना तो मुझे ऐसा लगा था नट बोल्ट वाली फीलिंग आई थी मुझे इसको देख के, ठीक है। तो तब बाद में पता चला कि यहाँ पे ये एक टाइप का वायरस है जिसको मैंने बोला है बैक्टीरियोफाज, ठीक है। और जो ये हेड है ना बेटा, हेड में ही जेनेटिक मेकअप होता है इसका, ठीक है। तो हेड में जेनेटिक मेकअप होगा, मेकअप तो लेकर घूम रहा है पर जेनेटिक है, ठीक है। जेनेटिक मेकअप, और मेरी तरह गलती नहीं करनी, इसको नट बोल्ट नहीं समझना, ठीक है। ये वायरस है एक तरह का, ठीक है। तो इस चीज को इतना ध्यान रखना। बैक्टीरियोफाज है मेरा, जिसमें मैंने क्या बताया है, हेड, कॉलर, शेड बता दिया, टेल फाइबर्स बता दिया। अब वो जो मैंने उधर बताया था ना एक छोटा सा कतरा, बायरॉन वाला एग्जाम्पल, कतरे का क्या मतलब है, मान लो इसका हेड उखड़ के गिर जाए नीचे, ठीक है। तो हेड में क्या था, जेनेटिक मेकअप था, ठीक है। अब अगर ये हेड तुमसे कांटेक्ट कर जाए तो बीमार हो जाओगे ना, ठीक है। तो यही मतलब था कि भाई जेनेटिक मेकअप वाला हिस्सा अगर गिर गया तो तुमको बीमार कर सकता है, ठीक है। मान लो उसकी खोपड़ी गिरा दो, वैसे तो गिरा नहीं पाएंगे पर सोचने में क्या जाता है, ठीक है। मुबारक हो, चैप्टर हो चुका है खत्म, खुश हो जाओ। चैप्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत घुस घुस के डेप्थ में पढ़ा है, ठीक है। तो चैप्टर हो गया मेरा फिनिश। अब आपका क्या काम है बेटा, इसको याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ बात करेंगे
और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो एक्सप्लेनेशन मेरा, आपने एंजॉय किया हो मेरे वीडियो को और एंजॉय किया हो पढ़ाई को, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके प्लीज उनकी हेल्प करिएगा, ताकि उनको भी ऐसे ही और अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखने के लिए मिले और उनके पेपर में और उनकी स्टडीज के लिए जो थोड़ी सी चीजें बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, थोड़ा सा उनको भी ये शेयर करके स्ट्रेस रिलीज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। गिव योर लव टू बायोविस्टा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।